शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ है नोबेल प्राइजेस को लेकर के। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार का जो इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ है वो वेजेस को और जॉब को लेकर के रिसर्च पर आधारित है। ठीक है, लोगों को जो वेजेस दिए जाते हैं, वेजेस मतलब सैलरी जो उनको दी जाती है, पैसा जो उनको दिया जाता है, और जो जॉब करते हैं, दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या उस पर रिसर्च हुई है, इसी को लेकर के इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर किया गया है। तो नोबेल प्राइज़ की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1901 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 बरस की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रसिया चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिसने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। फिर स्वीडिश लोगों को 1886 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला था, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ा, जिसमें उन्होंने क्या काम करा था कि अपने धन से मिलने वाली जितनी भी सालाना वार्षिक आय रहेगी, उस आय को पुरस्कार के रूप में ये प्रोवाइड करेंगे। तभी से लेकर के इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। अर्थ देखिए, नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के लिए शुरू में नहीं दिया जाता था, ठीक है, इसको बाद में चालू किया गया था 1967 में, और 1969 में पहली बार इसको दिया गया था। इसको अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अब कुछ कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि इसके लिए जो समिति बनी है और चयन करने वाले जो लोग हैं, हर साल अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर देते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ही दिया जाता। अभी इनकी घोषणा हुई है, 10 दिसंबर को ये प्राइज़ उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या मिलेगा? एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोग। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण मिलेगा, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एक ही पुरस्कार में 2 विजेता आ गए हैं, जैसे कि अभी ज़्यादातर हम देख रहे हैं, एक पुरस्कार के लिए 2 लोग सिलेक्ट किए गए हैं, तो जो धनराशि है दोनों को आधी आधी कर दी जाएगी। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास ये पावर है कि वो धनराशि को तीनों में बराबर बांट दें, या फिर एक को आधा दे देगी और बाकी 2 को बांट देगी अलग अलग। ठीक है, इस प्रकार से इसको 2 हिस्से कर देगी। ये हो गया एक व्यक्ति को, और बाकी जो हिस्सा है वो उसको भी आधा आधा कर देगी और दोनों को बांट देगी। ये उस समिति को पावर रहती है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बात कही गई है। तो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज अवार्डेड टू इकोनॉमिस्ट डेविड कार्ड। ठीक है, ये इनका नाम है, इनका नाम हमें ध्यान में रखना है, डेविड कार्ड। इन्होंने रिसर्च किया। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि यदि आप मिनिमम वेज इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, मान के चलो किसी मज़दूर को मिनिमम वेज जो है अभी 300 रुपया मिल रहा है, यदि इसको आप इंक्रीज़ करके मिनिमम वेज 400 कर देते हो तो डज नॉट लीड टू लेस हायरिंग। इससे जो है आप जो हायर करते हो मज़दूरों को, ठीक है, भर्ती करते हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है।
ठीक है, डज नॉट लेड टू लेस हायरिंग। टू अदर शेयर्ड अवार्ड फॉर डेवलपिंग वेज टू स्टडी दिस टाइप ऑफ सोसाइटियल इशू। तो यदि हमसे पूछा जाता है कि इस बार का जो इकोनॉमिक वाला जो अवार्ड है किस एरिया में दिया गया है, तो वेज से रिलेटेड और सोसाइटियल जो इशू रहते हैं, सामाजिक जो मुद्दे रहते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पर आधारित रहा है। और एक बात जो निकल के सामने आई है वो ये है कि देखो, जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी श्रमिक भी कह सकते हैं आप, मूल निवासी श्रमिकों का वेतन कम नहीं होता है। ये एकदम फैक्ट वाली बात है यहाँ पर बताई गई। ये जो धारणाएं हैं ना, नॉर्मल जैसा हम सोचते हैं उसके बिल्कुल उल्टा है। आगे बात की जाती है, ये जो कार्ड है कैनेडियन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में इन्होंने अध्ययन किया। वाज अवार्डेड 1/2 ऑफ द प्राइज फॉर हिज रिसर्च ऑन हाउ मिनिमम वेजेस, इमिग्रेशन एंड एजुकेशन इफेक्ट द लेबर मार्केट। जो हमारा लेबर का मार्केट है उसको मिनिमम वेज और जो इमिग्रेशन है, बाहर के लोग जो हमारे यहाँ कमाने आते हैं, वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। वाइल द अदर हाफ वाज शेयर्ड बाय जोशुआ एंग्रिस्ट फ्रॉम द मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डच बोर्न गाइडो इम्बेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी फॉर देयर फ्रेमवर्क फॉर studying issues that cannot rely on traditional scientific method। अब हम आते हैं, ये भी देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे। तो एक स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया था 1993 में। डॉक्टर कार्ड ने एक नज़र डाली थी किस प्रकार कि जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है बर्गर किंग KFC, इसका नाम है, वेंडेस एंड रॉयस रोजर्स, वैन न्यू जर्सी राइस इस्ट मिनिमम वेजेस फ्रॉम $4.25 से $5.05 यूजिंग रेस्टोरेंट इन बोर्डिंग ईस्टर्न पेंसिल्वानिया एज द कंट्रोल और कंपेरिजन ग्रुप। इसी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या काम किया गया, रेस्टोरेंट में सैलरी को बढ़ा दी गई, ठीक है, 4.25 से 5.05 बढ़ा दिया गया और देखा गया कि आखिर इसका असर कैसा पड़ता है, ठीक है। अब जो प्रीवियस स्टडी है उनसे यदि आप तुलना करोगे ना, ही एंड हिज रिसर्च पार्टनर एलान क्रूएगर हु डाइड इन 2019 फाउंड दैट increase in the minimum wage had no effect on the number of employee। पैसा जब इन्होंने बढ़ाया था मिनिमम वेज को, तो उनके जो काम करने वाले लोग थे उनकी संख्या में कोई असर नहीं पड़ा था। डॉक्टर कार्ड्स मिनिमम वेज रिसर्च फंडामेंटली अल्टर्ड इकोनॉमिस्ट्स व्यू ऑफ सच पॉलिसीज। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से ट्यूनीसिया की खबर है, ट्यूनीसिया गेट्स ए न्यू गवर्नमेंट विथ रिकॉर्ड नंबर ऑफ वुमेन। ट्यूनीसिया में नई सरकार का गठन हो गया है और ऐसी सरकार जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। दिस कम्स 11 वीक आफ्टर सैयद सस्पेंडेड पार्लियामेंट। सैयद ने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया था, उसके 11 हफ्ते के बाद हमको ऐसी सरकार देखने को मिली है। Tunisia got a new government on Monday after more than 2 months without one, with the Prime Minister naming her cabinet, including a record number of a women। तो काफ़ी टाइम लग गया और दूसरी बात यह है पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद जो सरकार की घोषणा हुई। इसी के चलते चलते लोगों को ऐसा लगता है कि ये इस तख्ता पलट किया गया है, ठीक है। आलोचक जो लोग हैं उसको इसकी तुलना तख्ता पलट से कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीच में इतना गैप रहा था, लोग इंतज़ार कर ही रहे हैं कि कब जो है सरकार का गठन होगा।
तो ऐसे लोग जो वेट कर रहे थे उन्होंने इस मूव का स्वागत किया है। द मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नाजिला बाउडेन filled a vacuum that had persisted since President Sayyed abruptly dismissed his former cabinet and suspended parliament 11 week ago. एम एस बाउडेन, जिनका नाम जो है सितंबर 19 बाय मिस्टर सैयद एज ट्यूनीसियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, said during the swearing-in ceremony of her new ministers that their main priority would be fighting corruption. तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका कहना है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार से लड़ना है। अभी जो नई कैबिनेट का गठन किया गया है यहाँ पर 10 वुमेन हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। दे इंक्लूड लीला जाफेल एट द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में एक महिला है लीला जाफेल, और सीएम बाउगदरी निमेसिया अपॉइंटेड एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो सैयद है ना, ये पहले जीती थी लेकिन फिर बाद में क्या काम कर दिया इन्होंने, बट ही देन पार्शियली सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सितंबर 22 एंड गेव हिमसेल्फ द पावर टू रूल बाय डिक्री के माध्यम से शासन करने का, रूल करने का इनको पावर मिल गया। ही हैज़ अर्ज दैट पेंडेमिक हिट ट्यूनीशिया इन क्राइसिस एंड द मेजर्स आर टेम्पररी, और फिर इन्होंने काय का हवाला दिया कोरोना का कि ये सब जो मेजर अपनाए गए हैं वो टेम्पररी हैं। अब यदि हम इसके मैप को देखें ट्यूनीशिया के, तो ये पड़ता है अफ्रीका वाले रीजन में, ठीक है। दो देशों के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है, ठीक है। यदि आप वेस्ट में जाओगे और साउथ वेस्ट में जाओगे तो ये अल्जीरिया के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे तो लीबिया के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये आप देख रहे हैं ना, छोटा सा ट्यूनीशिया है, ये पड़ता है अफ्रीका के नॉर्थ वाले हिस्से में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कर्क रेखा से इसकी लोकेशन किधर पड़ेगी, इसके पड़ेगी नॉर्थ में, या फिर आप कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, 23.5 डिग्री वाली जो नॉर्थ वाली रेखा है। इसके अलावा जो 0 डिग्री वाली प्राइम मेडिटेरियन रेखा है, इसके ये पड़ता है ईस्ट की तरफ में, और मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है, और यूरोप इसके पड़ जाएगा नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ। अब ये जो मैप आप देख रहे हैं ये बताता है कि जो ट्यूनीशिया है कौन कौन से देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। ये आप पूर्वी हिस्सा देख रहे हैं, और इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है लीबिया के साथ में, और ये हो गया आपका मेडिटेरियन सी। और आप देखोगे ना, इसका किधर वाला हिस्सा, इसका पश्चिमी वाला हिस्सा, पूरा नॉर्थ से लेकर के पूरा साउदर्न मोस्ट वाला जो हिस्सा है ना, ये अल्जीरिया के साथ अपनी बाउंड्री को बहुत ज़्यादा शेयर करता है। इसके बाद एक न्यूज़ आई है फॉरेन वाले ही पेज से, ऑस्ट्रिया से, ठीक है। ऑस्ट्रिया गॉट ए न्यू चांसलर ऑन मंडे 2 days after former leader Sebastian Kurz resigned amid corruption allegation, but the direction of government policy was not expected to change. इसमें कहा जाता है कि अभी अभी जो एक चांसलर नियुक्त किए गए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, करप्शन एलिगेशन लगाए गए हैं, इसी के चलते चलते इन्हों को नया जो है चांसलर बनाया गया है। ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वान डर बेलेन swore in Alexander Schellenberg, the former foreign minister, as chancellor. Career diplomat Michel Linhart became the new foreign minister.
इनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, everything to refill the trenches caused by the recent government crisis and also do everything in power to serve a beautiful country of ऑस्ट्रिया कि ये हम आखिर काम कैसे करके करेंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज से यदि आप देखोगे तो वो है, ठीक है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। जिस प्रकार से जो वर्कर लोग रहते हैं वो यूनियन का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार से अंतरिक्ष की के क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही, चाहे सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है जिसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जो कि सभी लोगों की अपनी बात को सामने रखेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे इसके काम रहेंगे, उसी को लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या कहना था उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो ये जो इंडस्ट्री है किसी भी पॉलिसी को लेकर के क्लैरिटी चाहती है, ऐसा कहना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। स्पेस इंडस्ट्री टू ग्रो, द गवर्नमेंट शुड हेल्प स्मॉल एंड एसएमई सेक्टर एक्सेस मोर कैपिटल एज वेल एज मूव फास्टर ऑन फाइनलाइजिंग इट्स स्पेस पॉलिसी। तो एसएमई जो सेक्टर उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ऐसा इनका कहना है। इसके साथ साथ में मूव फास्टर ऑन फाइनलाइजिंग इट्स स्पेस पॉलिसी, तो हमारी जो स्पेस की पॉलिसी है ना उसमें भी फास्टर मूव लाने की ज़रूरत है। द इंडस्ट्री लीडर वर स्पीकिंग एट द इनाग्रेशन ऑफ द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मीनिंग मतलब होता है टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ स्पेस सेक्टर with government and private sector bodies across board including, इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, इसमें वाल चंदनगार इंडस्ट्री है, टाटा नेल्को पिक्सल है, मैपी इंडिया और भारती एयरटेल भी शामिल है। इसके बाद जो इंडिया चाइना की बीच बातचीत अभी चल रही है सीमा विवाद को लेकर के, उसमें भी अभी जो है कोई भी क्लियर बात सामने नहीं आई है। इसमें लिखाना है कि ईच साइड ब्लेम्स अदर फॉर डेडलॉक, एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप ही इसमें लगाए गए हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है बायो डीकम्पोजर से लेकर के है, जिसका छिड़काव जो है, ठीक है, फसल की जो पराली रहती है, धान की पराली, गेहूं की पराली और भी जो अन्य फसलें हैं उनके जो डंठल छूट जाते हैं खेतों में, उनको साफ सफाई करने को लेकर के बायो डीकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रकार से छिड़काव है, स्प्रे है, जो कि उसको डीकम्पोज करने का काम कर देगा, विघटित करने का काम कर देगा। तो इसी का छिड़काव किया जाएगा। अभी कल ही न्यूज़ हमने देखा था। तो अब दिल्ली की गवर्नमेंट ने ये काम भी जो है चालू कर दी है। अब इसमें एप्लीकेशन आए हैं लगभग 400 एकड़ के, ऐसा कहना है एनवायरनमेंट मिनिस्टर का। और दूसरी बात ये है, अब जो लोग जो है एप्लीकेशन भी नहीं लगा पाए, आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9643844287 ये मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो डीकम्पोजर है ना, बायो डीकम्पोजर कैप्सूल, इसको डेवलप किया गया है पूसा इंस्टीट्यूट के माध्यम से। इज मेड इनटू ए सॉल्यूशन थ्रू ए वीक लॉन्ग प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दिस सॉल्यूशन कैन डीकम्पोज एक्स्ट्रा एंड स्टेबल इनटू मैन्योर। मतलब जो आपका जो पराली है, डंठल है, वो उसको खाद के रूप में ये परिवर्तित कर देगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड। तो G20 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। G20 क्या है? एक प्रकार से इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्री शामिल हैं और यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो कुल मिलाकर के 20 इसके सदस्य हो गए। इसमें रिप्रेजेंटेटिव हमको देखने को मिलते हैं IMF के और वर्ल्ड बैंक के।
The G20 membership comprises a mix of the world's largest advanced and emerging economies representing about two-thirds of world's population। ठीक है, 2/3 जनसंख्या इन ग्रुप में रहती है। 85% ये जो है जीडीपी को कवर करते हैं पूरे वर्ल्ड की। 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन देशों में है और 75% ग्लोबल ट्रेड इन देशों में होता है। ओरिजिन की यदि हम बात करें तो 1997 से 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, दिस वाज ए मिनिस्ट्रियल लेवल फोरम विच इमर्ज आफ्टर G7 invited both developed or developing economies. The finance ministers and central bank governor began meeting in 1999। ठीक है, अब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात होती है। द वर्ल्ड saw the need for a new consensus building at highest political level. It was decided that G20 leader would begin meeting once annually. To help prepare for this summit, the G20 finance minister and central bank governor continue to meet on their own twice a year. They meet at the same time as the International Monetary Fund and the World Bank. इसके यदि हम बैठक की बात करें ना तो इसकी बैठक हर साल होती है और अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका मेन जो उद्देश्य है वो पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, पूरे जो विश्व में इसमें जो कंट्रीज शामिल हैं, इनमें महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका मुख्य उद्देश्य है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा होती है। इसको 26 सितंबर 1999 में स्थापना किया गया था और G20 समिट में इसने जितने भी सदस्य देश हैं इनके प्रमुख इसमें हिस्सा लेते हैं। वित्त मंत्री रहेंगे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी रहते हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से आर्थिक विषयों पर ही चर्चा होती है। यदि हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत G7 के रूप में हुई थी। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ये G7 ग्रुप का निर्माण किए। बाद में 1998 में रसिया इसमें शामिल हो गया जिससे G7 के बजाय G8 हो गया। लेकिन जब इसने यूक्रेन की क्रीमिया को अपने एरिया में शामिल कर लिया तो 2014 में इसको बाहर कर दिया गया, जिसके बाद फिर से ये G7 हो गया था। 1999 में G8 देशों ने जर्मनी के कोलोन में बैठक की और एशिया के आर्थिक संकटों के बारे में चर्चा की। आगे दुनिया के 20 देशों ने दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 में बैठक लिया। 2008 से पहले इस समूह की बैठक में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और गवर्नर भाग लेते थे। 2008 से समूह की बैठक में देश के राष्ट्र के अध्यक्ष भी भाग लेते हैं और G20 के नाम यहाँ पर बताए गए हैं: अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ। स्पेन क्या है? स्थायी अतिथि है जिन्हें हर साल विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें बात कही गई है न्यूज़ की तरफ यदि देखेंगे तो मोदी टू अटेंड G20 वर्चुअल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। तो G20 की जो मीटिंग होगी वो वर्चुअली होगी, तो इसमें मोदी जो है पार्टिसिपेट करें। इट इज़ लाइकली टू डेलिब्रेट ऑन पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन इशू। तो अफगानिस्तान में भी वर्तमान में क्या दिक्कत चल रही है? एक तो पॉलिटिकल है, तख्ता पलट जैसा ही समझ लो आप, और दूसरी बात है मानव जो वहाँ पर संकट है। ठीक है, लोगों को जो परेशानियाँ हो रही हैं उसको हम कैसे करके फेस कर सकते हैं।